स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मुकाबला में बहस होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लियर मैसेज पर। आज एक बार फिर पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार परिवारवाद के खिलाफ जंग की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के दूसरे कई बड़े नेता बार बार भाई भतीजेवाद के इकोसिस्टम पर हमला कर रहे हैं। अब जबकि 2024 के चुनाव में केवल कुछ महीनों का वक्त बचा है, तो क्या बीजेपी इसी परिवारवाद के मुद्दे को हवा देगी और इसे वोट में कन्वर्ट करेगी, या फिर जैसा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की जीत होती है तो फिर से परिवारवाद थोपा जाएगा? क्या 2024 में जनता पीएम मोदी के नेशन फर्स्ट वाली थ्योरी पर भरोसा करेगी, या फिर फैमिली फर्स्ट का आरोप लगाने वाली विपक्षी पार्टियों पर? यह एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे होंगे कि देश में भ्रष्टाचार का नेक्सस डे बाय डे खुल रहा है। ऐसे में कई बड़े राजनीतिक परिवार हैं जिनके नेता फंसे हुए हैं। एक नाम नहीं है, परिवारवाद का आरोप राष्ट्रीय स्तर पर भी लगता है और क्षेत्रीय स्तर पर भी। एक दिन पहले अमित शाह ने यूपी में कहा कि अगर सपा या बसपा आती तो फिर से परिवारवाद आ जाएगा, क्योंकि इन नेताओं का विकास से कोई लेना देना नहीं है। परिवारवाद के आरोप में और कितने नाम हैं? 2024 में यह मुद्दा कितना गर्म होगा? क्या मोदी वर्सेस करप्शन का एक थर्ड फ्रंट खुल गया है? इसी पर आज हम करने जा रहे हैं मुकाबला। भ्रष्टाचार पर आर पार की लड़ाई मोदी वर्सेस करप्शन के थर्ड फ्रंट पर आई। 2024 की लड़ाई में अभी वक्त है, पर इस चुनाव से पहले करप्शन के मुद्दे की गूंज जोर शोर से सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं बल्कि कई मौकों पर यह कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। यही बात आज दोबारा से प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में दोहराई। पीएम ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग विकास कार्यों से बौखला गए हैं। भाई भतीजावाद करने वालों को अब परेशानी हो रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। करप्शन, परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार का मैसेज क्लियर है। मोदी के खिलाफ एक मोर्चा कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ केसीआर भी मोदी के खिलाफ थर्ड फ्रंट का सपना देख रहे हैं। मोदी ने आज इस संभावित थर्ड फ्रंट के गढ़ में चुन चुनकर प्रहार किया। केसीआर की बेटी के कविता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। केजरीवाल के दो सबसे करीबी नेता मंत्री जेल में हैं। अखिलेश पर भी अपने राज में भ्रष्टाचार के आरोप हैं ही। केसीआर 2024 से पहले थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में है। अखिलेश पहले ही केसीआर के साथ जाने की बात कह चुकी हैं। अखिलेश ममता बनर्जी से भी मिल चुके हैं। इसके अलावा जेडीयू, आरजेडी से भी उनकी बात होती रही है। केजरीवाल भी केसीआर के समर्थन में है। इसके अलावा विपक्ष में शामिल 14 दलों को अभी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। जांच एजेंसियों के मिसयूज को लेकर दाखिल याचिका कोर्ट से खारिज हो गई थी। इसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में किया। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। एक तरफ मोदी है और बीजेपी, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विपक्षी। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या 2024 की लड़ाई में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या मोदी के खिलाफ 2024 में करप्शन वाला फ्रंट बनने जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे एक्शन से विपक्ष की बेचैनी और बढ़ने वाली है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, खरीकुर रहमान, प्रवक्ता बीआरएस, साधना भारती, प्रवक्ता कांग्रेस, नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले के शर्मा जी आपसे शुरुआत करूंगी। बार बार आपके नेताओं का भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बयान देना,
क्या ये समझा जाए कि 2024 के लिए आप मुद्दे सेट कर चुके हैं, अपनी लाइन क्लियर कर चुके हैं कि चुनाव अब जितने भी होंगे इस देश में आने वाले वक्त में वो आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर ही लड़ेंगे? प्राची जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई है और मैं उसका जिक्र आपके चैनल पर जरूर करना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी अभी एक कांग्रेसी नेता का बयान आया है कि जिस न्यायाधीश ने राहुल गांधी के अगेंस्ट जो है सजा सुनाई है, उनका कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसकी जीभ काट लेंगे। ये कांग्रेस की संस्कृति, जो हिंसा और तानाशाही की संस्कृति है, उसका एक परिचय है। वो दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरह से तानाशाही मानसिकता से ग्रस्त है। मैं इसी के साथ जोड़ते हुए भी कहना चाहता हूं कि यही कांग्रेस पार्टी है जो कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए इस देश में अलग कानून चाहती है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भ्रष्टाचारियों के लिए भी इनको एक अलग कानून चाहिए। भारत के संविधान में भ्रष्टाचारी नेताओं को एक अलग कानून चाहिए। उनको जो है उनकी जांच ना हो, उनकी जांच हो तो जो है अलग तरीके से हो, उनकी पूछताछ उनके बंगले में हो। मतलब ये सुपरमेसी कि भाई आप आम आदमी के लिए इस देश में संविधान अलग होगा और हमारे लिए जो है अलग होना चाहिए, ये मानसिकता है। और ये नहीं है तो देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। ये सोच के लेकर ये भ्रष्टाचारी नेता खड़े हैं और ये देश की जनता आज देख रही है। और जिस न्यायाधीश अभी मैं बयान की बात कहा, वो भी मैं इसी के साथ ऐड किया क्योंकि वो इनसे ही मिलता जुलता विषय, क्योंकि न्यायालय ही आज जो कुछ भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उसको न्यायालय ही देख रहा है। तो मैं तो चाहूँ, मेरी अपेक्षा होगी कि पैनल में बैठे हुए अन्य जो दल के लोग हैं वो इस पे अपनी राय जरूर रखें आज डिबेट में कि क्या भ्रष्टाचारियों के लिए अलग से देश में कानून बनना चाहिए जिसको न्यायालय जो है भ्रष्टाचारी साबित कर रहे हैं। ठीक है, इस पर मैं जवाब पहला विषय, फिर मैं जवाब दीजिए मेरे प्रश्न का। मैं आपके प्रश्न पर हाँ। देखिए 2024 का चुनाव, देखिए चुनाव प्राची जी कभी एक मुद्दे पे नहीं होता, विभिन्न मुद्दों पर होते हैं, लेकिन निश्चित तौर से भ्रष्टाचार और जो इस तरह की अनियमितताएं हैं वो तो मुद्दा रहेगा ही। ये मुद्दा 2014 में भी था, ये मुद्दा 2019 में भी था और ये मुद्दा जो है आने वाले चुनाव में भी रहेगा। हाँ, हम अपने डेवलपमेंट के कामों के साथ भी जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और इस तरह की जो विपक्ष की जो मानसिकता है और जिस ढंग का भ्रष्टाचार और जिस ढंग से भ्रष्टाचार के बचाव के लिए भ्रष्टाचारी जमात एक हो रही है, उसका भी मैं इसीलिए प्रश्न आपसे पूछ रही थी के शर्मा जी। आपने खुद जिक्र कर दिया कि भ्रष्टाचार का मुद्दा 2014 में भी था, भ्रष्टाचार का मुद्दा 2019 में भी था और 2024 में भी ये मुद्दा होगा। मैं यही आपसे पूछ रही थी कि ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने या पूरे विपक्ष ने आपको एक ऐसी पिच तैयार करके दे दी है जिसमें आप चौके और छक्के लगाना जानते हैं। आप जानते हैं कि कैसे इस मुद्दे को बुनाकर आप जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि बाकी किसी मुद्दे का जिक्र तो हो नहीं रहा, ना महंगाई ना बेरोजगारी। ये मुद्दा हमें जिक्र करना है, हमारा काम थोड़ी ना है प्राची जी। विपक्ष खड़ा करे, हालांकि उससे बड़े बड़े मुद्दे ये दे रहे हैं। ये क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहने के लिए कि हम भ्रष्टाचारियों को अलग कानून बना के दीजिए, हम जो है देश के संविधान से ऊपर हैं। ये कौन सी मानसिकता है कि आप भ्रष्टाचार भी करेंगे? ठीक है शर्मा जी, मुझे जवाब मिल गया। मैं यही जान रही थी ना सर, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। कानून चाहिए, आपको सजा भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि क्या आपको बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे सारे मुद्दे गौण हो रहे हैं और चर्चा सिर्फ भ्रष्टाचार की हो रही है। साधना भारती जी अभी जो के शर्मा जी कह रहे थे कि आप लोगों ने बैठे बिठाए एक ऐसी पिच तैयार कर दी है बीजेपी के लिए जिसपे वो चौके और छक्के कैसे लगाने हैं, कैसे बाउंड्रीज लगानी है, बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस हथियार का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे वो हथियार आपने बीजेपी को पकड़ा दिया है। आदरणीय प्राची जी, ये तो नहीं पता कि कौन सी पिच तैयार करके हमने दे दी जिसपे चौके छक्के लगाएंगे। हाँ, भ्रष्टाचार में भाजपा चौके छक्के खूब लगा लेती है। उसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि ये पार्टी वही है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण जी ने सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और उस आरोप में दोषी साबित होकर जेल भी भिजवाए गए। ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार की बात करी है, जिनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर स्वयं लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिलाया। ये वही भ्रष्टाचारी भाजपा है जो आज भ्रष्टाचार पर पाठ पढ़ा रही है, जिनके येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। तो आज हम पूछ रहे हैं कि मतलब ये तो सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली कहने की कहावत चरितार्थ कर दी इन्होंने। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि भाई
कानून नहीं बदला जाना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों के लिए अलग कानून क्यों बने? अरे भ्रष्टाचारियों के लिए अलग कानून इसलिए बनना चाहिए क्योंकि जो भ्रष्टाचार, अगर कोई व्यक्ति आपकी पार्टी में नहीं होता उस वक्त उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तब तो उसके पीछे सीबीआई, ईडी लगा दी जाती है, और उसके बाद जब वो आपकी पार्टी में आ जाता है तो ये भाजपा गंगा मैया बन जाती है, उनके पाप धुल जाते हैं, उनके सारे जितने केसेस होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो भाजपा ये बताए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, शुभेंदु अधिकारी जी हो, चाहे येदुरप्पा जी हो, चाहे हार्दिक पटेल जी हो, चाहे अजीत पवार जी हो, तो ये क्या भाजपा का गंगा मैया हो गई है क्या? और जो बात कोर्ट में जाने की कही आदरणीय प्राची जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने एक जरूरी खबर दी, मैं भी एक जरूरी खबर दे देती हूँ कि कोर्ट में तो मैं भी गई थी आदरणीय शर्मा जी। अभी कुछ ही दिन पहले ओबीसी को लेकर जो बात भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रमित करने का काम कर रही है और अपने ट्वीट्स के माध्यम से रोज ओबीसी का अपमान करने का काम कर रही है, क्योंकि मैं स्वयं ओबीसी से आती हूं। मैंने आदरणीय जेपी नड्डा जी को नोटिस भेजा है लीगल कि वो जवाब दे कि क्यों बार बार ओबीसी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि मोदी तो ओबीसी में आती है। साधना भारती जी, आपने खुद ही कहा, देखिए मैडम, मैंने नहीं कहा, आपने खुद कहा, आपने बीजेपी के उन तमाम नेताओं का नाम लिया जिनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया या जिन पर आरोप थे, कैसे उनको जेल हुई, कैसे उनको दोषी करार दिया गया और फिर बीजेपी ने उन्हें हटा भी दिया। अब एक सेकंड सुनिएगा, आप इन जितने लोगों का नाम ले रहे हैं, के शर्मा जी तो बैठकर नहीं कह रहे कि हाय ये तो अत्याचार है, हमारे नेताओं ने अगर भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई हो रही है तो हाय हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बात के शर्मा जी तो नहीं कर रहे, ये बात आप लोग करते हैं। शर्मा जी क्यों कहेंगे जब के शर्मा जी की पार्टी दबा रही है? मैं तो कह रही हूँ ना, जातिगत जनगणना कराने का वादा किसने किया था? मुकर गए ये वादा करके। तो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का वादा किसने किया था? मुकर गए। और अब ऐसे क्या कर रहे हैं बताइए? डीजल पेट्रोल 35 रुपए का कब होगा? ऐसे तो ये मुद्दा उठाइए ना साधना भारती जी, यही मेरा सवाल था के शर्मा जी से। के शर्मा जी ने बड़ी आसानी से कहा कि विपक्ष पूछेगा तब तो ना हम जवाब देंगे, आप लोग पूछ ही नहीं रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ मुद्दा आप जो कर रहे हैं साधना भारती जी, उसी को लेकर तो मैं सवाल कर रही थी। अब रुकिए, जवाब ले लूं, उसके बाद में फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। के शर्मा जी जवाब दे दीजिए उन तमाम आरोपों का। कांग्रेस की प्रवक्ता की विडंबना बहुत है। विडंबना ये है कि उन्होंने जो बताया, आपने सही जवाब दिया। हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस तरह के आरोप लगे और जो भी हुआ तो हमने तत्काल उनको पद से भी हटाया और उनकी जांच भी। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? हेमंत बिस्वा शर्मा जी पे क्यों चिल्ला रहे बताइए ना? चिल्लाना पड़ता है आपके कानों में। प्राची जी बंद कराइए, ऐसे में डिबेट नहीं करता है। साधना जी आप बोल रही थी तो वो सुन रहे थे, अब जवाब सवाल पूछे हैं तो जवाब आने दीजिए। बोले तो हम तो जिस पर अभी भी आप देखिए, कर्नाटका में हमारी ही सरकार है, हमारे विधायक वो जब्त हुए तो हमारे ही सरकार की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनको जो है कानून के दायरे पर है वो। तो हम कोई भ्रष्टाचार से किसी से समझौता करने वाले नहीं है और ये तो बिल्कुल नहीं इनसे तो समझौता होने वाला है, ये मैं बता दूं। और रही बात जहां माँ बेटे दोनों भ्रष्टाचार के मामले से ही जेल से बेल पे हैं, तो उन्होंने तो कभी नहीं दिखाई इस बात को कि हम अपने पद छोड़ दें। हमने तो अपने यहाँ से पद छुड़वाए लोगों को। आज तो ये हालत हो गई है इस देश में कि भ्रष्टाचार के आरोप में 1.5 साल 1-1 साल से जेल में बैठे हैं। उन नामों का भी जिक्र नहीं होता है ना के शर्मा जी, जिन नामों का जिक्र पूरा विपक्ष करता है कि क्या हुआ हिमंता बिस्वा शर्मा का, क्या हो गया नारायण राणे का, क्या हुआ शुभेंदु अधिकारी का। रुकिए ना एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए भारती जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ नहीं, उनसे पूछिए ना ओबीसी के खिलाफ जो ट्वीट किया वो कल पूछ रही हूँ मैडम, जिस मुद्दे पर चर्चा है उस मुद्दे पर चर्चा तो करने दीजिए ना। अब आपके मुताबिक तो चर्चा नहीं होगी। आपका मतलब सिर्फ सवाल करना है क्या? जवाब से कोई मतलब नहीं है आपका? जवाब आने दीजिए पहले। नहीं तो बोलिए जवाब के तो शर्मा नहीं, वही पूछ रहे हैं। बिल्कुल बोलें। बंद कराइए, जो ओबीसी से लेके दुनिया में घूम रही हैं वो पहले एक ही विषय पे बात कर लें, बाकी क्या हम दुनिया में घूम रहे हैं, इनकी भाषा पहले मर्यादित करें। चलिए निकलिए आप, बहुत हो गया डिस्टर्ब करते। प्राची जी अब ये बताइए, जातिगत जनगणना पे डिस्कशन करना है, इस पे करना है? ये भाजपा की देखिए रुक जाइए साधना भारती जी, ऐसे चर्चा नहीं होती है। मैं आपको कितनी बार बोलूं मैडम, आपको चर्चा करनी है कि नहीं करनी है? आपको अपने प्रश्न का जवाब चाहिए या नहीं चाहिए? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। अब रुकिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं अब बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं प्राची जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं पूरा जवाब देना चाहता हूं। नहीं के शर्मा जी और साधना भारती जी, आप एक दूसरे में उलझे रह जाएंगे, मेरे बाकी मेहमान इंतजार करते रह जाएंगे। इस तरह का डिबेट करना है तो मैं छोड़ देता हूं आपकी डिबेट। जब आप ये है तो कंट्रोल कराइए उसको। डिबेट ही छोड़ना है तो सर मैं किससे लूं फिर प्रश्नों का जवाब? आप मुझे बताइए। मैं प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, बीच में चिल्ला रही बात पे कहेंगे हम डिबेट छोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है के शर्मा जी। नहीं तो वो बीच में चिल्ला रही, उनको रोकिए, उनका साधना जी मेरा क्यों रोक रहे हैं? के शर्मा जी बोलिए। नहीं
मेरा क्यों रोके? मैंने कौन सा चिल्लाया है? मैं है, इतना अपनी बात कहना कंप्लीट चाहता करिए हूं सर, हाँ। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं होगा, और जिन पर भी चल रहे हैं केस कोई बंद नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 इसी वर्ष के लाल किले के प्राचीर से कहा है कि भ्रष्टाचारियों को मैं जेल के दरवाजे तक ला चुका हूं, और अब वो जेल जाएंगे और जेल जा रहे हैं। ठीक है सर। किसी को नहीं बख्शा जाने वाला है। और ये एक चीज और बता दूं कि जो भ्रष्टाचारियों के केस चल रहे हैं ये सब कांग्रेस के जमाने से चल रहे हैं। हमारे जमाने में अभी एक केजरीवाल वाला इश्यू आया है, अदरवाइज सारे केसेस भ्रष्टाचार के हैं, ये सब कांग्रेस के जमाने के हैं। ठीक है के शर्मा जी, आगे आपकी बात पर जरा खलीकुर रहमान जी से आपकी बात का रिएक्शन लें। खलीकुर रहमान जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। पीएम बार बार अपने बयानों में भी ये दोहरा रहे हैं और लगातार बीजेपी के तमाम नेता ये दोहरा रहे हैं कि विपक्ष चाहे कितना भी एकजुट क्यों ना हो जाए, ये चोट तो हम करते रहेंगे। मैं सबसे पहले जितने मेरे पैनलिस्ट हैं मैं उन सबको नमस्कार कहना चाहता हूं। और आज प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ हैदराबाद थे और उनका भाषण मैंने भी सुना है, और उन्होंने अपने भाषण के दौरान परिवारवाद की बात कही, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बात की। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले भाजपा को अपने अंदर देखना चाहिए कि उनके सांसद में जितने अभी एमपीज बैठे हैं अभी पार्लियामेंट में, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 78 से ज्यादा एमपीज जो है वो परिवारवाद में आते हैं, या तो किसी का बेटे होते हैं या किसी का भाई है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा को और खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बिल्कुल सूट नहीं करता है कि वो परिवारवाद की बात करे। और एक रहा कि और एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो भी सांसद जो चुन के आते हैं या एमएलए जो चुन के आते हैं, ये जनता उनको चुनती है, उनका काम देख के चुनती है। तो ये हमारे यहाँ जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इलेक्टोरल प्रोसेस है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की पत्नी या किसी के पिता अगर सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं या मंत्री बनते हैं, ये जनता निर्णय लेती है इसका। ये और रहा करप्शन की बात, भ्रष्टाचार की बात, ये मैं समझता हूं कि ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी को सूट नहीं करती, क्योंकि जितने भी अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता, आदरणीय प्रवक्ता ने कहा कि ये पूरे केस जो है पूरे कांग्रेस के जमाने में शुरू हुए थे, मैं मानता हूं। मगर जिन जिन लोगों ने कांग्रेस के जमाने में ये केस शुरू किए थे और जो जो लोग इन्वॉल्व थे भ्रष्टाचार में, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद उन्हीं लोगों ने भाजपा जब ज्वाइन की तो वो बिल्कुल गंगा जल नहा लिए, और आज उनके खिलाफ ना कोई ईडी का केस है ना कोई सीबीआई का केस है। और बिल्कुल वो तो आप आज अगर अब कहीं जाके एक स्टेट के सीएम बन के बैठे हैं, नहीं, वो तो बार बार कह रहे हैं ना खलीकुर रहमान जी, कि एक भी केस ऐसा नहीं है जो बंद हो गया हो। बार बार चुनौती देती है बीजेपी की। बता दीजिए कि कौन सा नेता है जिस पर से केस हटा लिए गए हों, जिनका नाम आप लेते हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हिमंता विश्व शर्मा हो। नहीं, देखिए, केस बनना हो मगर केस को बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यही तो समझिए। और दूसरी चीज ये है कि भाजपा जो है कभी भी डेवलपमेंट के इशू पे बात करना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने 2014 में जो वादे किए थे जो चुनाव में, वो एक वादा भी उन्होंने अभी तक 9 साल का ऊपर हो चुका है, एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। खलीकुर रहमान जी, ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है ना कि सरकार को उन मुद्दों पर खींच कर लेकर आए। आप लोग चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, आप लोग चर्चा कर रहे हैं अडानी को लेकर, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी प्रश्न पूछा कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? ये प्रश्न आप लोगों ने भी तो नहीं पूछे ना। खैर नहीं, वही कह रहा हूं मैं। जहां भी हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं वहां पे हमारे नेताओं को, यानी विपक्ष के नेताओं के ऊपर या तो ईडी का रेट पड़ जाता है या सीबीआई का रेट पड़ जाता है या आईटी का रेट पड़ जाता है। ठीक है, संगीत रागी जी, क्या 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्राची, हम जरा सा अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में एक हरियाणा को छोड़ दें तो बाकी जितने भी बड़े राज्य हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट दर सबसे ज़्यादा है उनमें राजस्थान है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना एक अपने आप के ऊपर, ये अपने आप को कटघरे में खड़ा करते हैं। दूसरी बात
यूपीए काल में जो इन्फ्लेशन था वो 10.4% था। आज जो इन्फ्लेशन है वो 6.1% है। और दुनिया में कोविड के बाद इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा है, पूरे दुनिया में लगभग डबल डिजिट में रहा है। आज कम से कम भारत में वो स्थिति नहीं है, बैंक नहीं बैठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर दुनिया की जितनी रेटिंग एजेंसी है, भारत का उसमें बहुत अच्छा रेटिंग्स है, तो ये विपक्ष का नारा नहीं चल पाएगा। जहाँ तक दूसरी बात है भ्रष्टाचार का मामला, तो आपने देखा होगा कल शरद पवार का इंटरव्यू आया है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये जरूर चिपकाना चाहते थे ताकि बोफोर्स जैसा कोई चीज़ चिपक जाए और फिर पूरा विमर्श जो है बदल जाए। लेकिन दो बहुत बड़ी घटनाएं घटती हैं। कल शरद पवार ने कांग्रेस और पूरे विपक्ष की अडानी मामले पर सारी हवा निकाल दी। शरद पवार ने बहुत साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के में मामला जाने के बाद जो कुछ भी चल रहा है वह एक टारगेटेड है अडानी के खिलाफ, और ऐसा कहने के बाद जो विपक्ष का जो पूरी धार थी उसको उन्होंने शरद पवार ने कुंद कर दिया। तीसरी बात, यदि देखिए 2024 वही जीतेगा जो इस देश का एजेंडा सेट करेगा। नरेंद्र मोदी ने एक ढंग से पिछले आने वाले दिनों में एजेंडा सेट कर दिया है। वो सारे विपक्ष को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी बता करके उन्होंने एक प्रकार के नए विमर्श को जन्म दिया है। ये विमर्श भारतीय जनता पार्टी तक भी जाएगी। लेकिन जरा आप देख लीजिए, जो पार्टियां क्षेत्रीय दल थे और जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ खड़े हुए थे, वह सारे क्षेत्रीय दल लगभग परिवार की पार्टी बन गई है। जब परिवार की पार्टी में कहता हूं तो इसका मतलब है कि एक परिवार सत्ता के सारी ताकत को अपने में रखता है, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शिवसेना अन्य दल हो, चाहे वो अकाली दल हो। तो इन क्षेत्रीय दलों ने जो कांग्रेस के खिलाफ जो ये किया था, वो आज के दिन में परिवारवादी पार्टी इसी को कहते हैं। परिवारवादी पार्टी का मतलब ये नहीं है कि एक परिवार के अंदर 2-3 लोग जो है वो राजनीति में नहीं आएंगे। परिवारवादी पार्टी बनने का मतलब है कि एक परिवार सारे सत्ता का संचालन। अखिलेश यादव की पार्टी में आप बता दीजिए अखिलेश यादव के बाद और कोई बनता है। तो नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का विमर्श खड़ा कर दिया है और अब विपक्षी पार्टियां जो हैं उस पर प्रतिक्रिया कर रही हैं। ठीक है, आप जब अपनी बात कर रहे हैं संगीत लारी जी, तो नाहिद लारी जी जो समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बैठी हैं हमारे साथ, मुस्कुरा रही हैं आपकी बातों को लेकर। नाहिद लारी खान जी, देखिए ये बात तो तय है कि बीजेपी ने अपना आगे का एजेंडा सेट कर दिया है कि भ्रष्टाचार हो चाहे परिवारवाद हो, इसे खत्म करना है, और ये दोनों ही आरोप आपकी पार्टी पर भी लग चुके हैं। देखिए, अगर आप 2024 की एजेंडे की बात करिए तो 2024 का चुनाव जो है उसका एजेंडा स्पष्ट रूप से यह है कि जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। और जातिगत जनगणना के बारे में तो बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन आज नहीं तो कल देखिए जातिगत जनगणना होगी। ये मुट्ठी भर लोग जो है सत्ता पर काबिज रहे, अब ये और दिन नहीं चलेगा। अब जो पिछड़े दलित है वो जग चुके हैं। अब पिछड़े दलित जो है सत्ता की डोली के सवार बनेंगे और जो मुट्ठी भर लोग हैं वो सत्ता की डोली के कहार बनेंगे। अब ये सवार नहीं बनेंगे। तो जातिगत जनगणना ही 2024 का मेन मुद्दा है। और रही बात जो आप माननीय मोदी जी के भाषण की बात करें थी, देखिए माननीय मोदी जी अगर पीएम के अनुरूप बात करते या सत्य पे आधारित बात करते तो मैं जरूर उनकी बातों पर बात करती। अभी आप देखिए, अभी 6 महीने पहले माननीय जी पंजाब चुनाव में गए थे। वहां जो है कांग्रेस से निष्कासित कैप्टन का साथ लिया। क्यों? क्योंकि अकाली दल जो उनके 30 साल से पुराने साथी थे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, ये कहते हुए कि बीजेपी जो है किसान और मजदूर विरोधी पार्टी है। अब बीजेपी वहां पर ये भी कह दिया बीजेपी ने कि मेरी जान बच गई। अब आप इससे समझिए कि चुनाव हुआ, 25% वहां हिंदू आबादी है, 6% अपर कास्ट हिंदू, जिनको बीजेपी क्लेम करती है कि हमारी जेबी वोटर है, हमारी जेब में ये वोटर रहते हैं। और वोट मिला बीजेपी को 1% और एक सीट मिली। तो बीजेपी की तो खुद की धरती खिसक चुकी है। अब आप दूसरी बात जो कर रही हैं भ्रष्टाचार पर, अरे बीजेपी को तो नाहिद जी, पंजाब के चुनाव को आप याद कर रही हैं, जिस स्टेट से आप आ रही हैं उस स्टेट को भी तो याद कर लीजिए। यूपी में भी तो चुनाव हुआ, वो जमीन यूपी में तो नहीं खिसकी। नहीं प्राची जी, उस स्टेट की भी मैं बात करती हूँ। देखिए पंजाब भी देखिए भारत का ही हिस्सा है।
और दूसरी बात, चूंकि 2024 का चुनाव देश का चुनाव है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का चुनाव नहीं, इसलिए मैंने पंजाब की बात की। और अगर आप यूपी की बात करिए तो यूपी में तो इनकी धरती पहले ही खिसक चुकी है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली, हमारा वोट परसेंट बड़ा, हमारी सीटें बड़ी, इनकी वोट अच्छा, परसेंट घटा, सिर्फ सीट छीनना ही आपका मकसद था या सरकार बनाना मकसद था? उस वक्त तो आप बड़े जोर शोर से कहते थे हम सत्ता में वापस आएंगे, एक बार फिर से समाजवाद की जीत होगी। नाहिद लारी खान जी, मुझे नहीं पता था कि मकसद आपका सिर्फ 80 सीटें छीनना था। प्राची जी देखिए, ये बात अलग है कि हम सरकार नहीं आ रही हूँ रागी जी। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए, पांच मैनपुरी विधानसभा और 2 अन्य 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी का परचम 6 विधानसभा सीट पर परचम लहराया और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। इनके सिटिंग मंत्री हारे, इनके विधायक, इनके मंत्री हारे और खुद मुख्यमंत्री जी और इनका मंत्रिमंडल में कौन से चुनाव का जिक्र कर रही है नाहिद लारी खान जी? एक बार स्पष्ट कर दीजिए, फिर मैं के शर्मा जी से जवाब ले लूं। कौन से चुनाव की बात कर रही हैं? मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ। अभी 2 महीने पहले उपचुनाव हुआ है, 2-3 महीने पहले वहां मैनपुरी में तो जो है ऐतिहासिक जीत हुई समाजवादी पार्टी की। नाम गिनाइए मेरे को, मैनपुरी छोड़ दीजिए। देखिए इस तरह से ना डिबेट करिए, मैं चिल्लाऊंगी नहीं। नो, मैं देखिए सत्य और वास्तविकता पर आधारित बात करती हूँ। कल रात को मैंने खाना खाया था, दिन भर पानी नहीं पिया, मैं रोजे से हूँ, मैं इस वक्त चीखूं चिल्लाऊंगी नहीं। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा नाहिद लारी जी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस सवाल ये बता दीजिए, मैनपुरी का तो जिक्र आपने कर दिया, बाकी कौन कौन सी जगह जहां उपचुनाव हुए और इनके सिटिंग एमपी हार गए और बाकी जो आप तमाम चीजें कह रही हैं? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। अरे मैनपुरी का तो ये आलम था कि बीजेपी के मंत्री जो प्रत्याशी, वो जाके माननीय नेताजी के समाधि पर रो रहे थे आंसू से कि अरे हमें वोट दिला दीजिए, हमें वोट दिला दीजिए। माननीय नेताजी ने स्वर्ग से ऐसा जो है धक्का मारा कि इतनी बुरी हार हुई भाजपा की। और समाजवादी मैनपुरी के आगे भी तो बढ़िए नाहिद जी। पंजाब में बीजेपी हार गई, आपने पंजाब का जिक्र कर दिया, यूपी को आप भूल गई। मैनपुरी में बीजेपी हार गई, आप मैनपुरी का जिक्र कर रही हैं, बाकी आप सीट्स का जिक्र कर नहीं रही है। आजमगढ़ और रामपुर पूछ लीजिए इनसे। शर्मा जी देखिए, इस तरह मत आजमगढ़ और रामपुर का भी तो बताइए। बड़ी प्रवक्ता है, भाई समान है मेरे, थोड़ा लिहाज रखिए, आपको मौका मिलेगा बात करने का। नहीं, आजमगढ़ और रामपुर तो बताइए, सच क्यों बोल रही है? अरे आप आजमगढ़ में क्या हुआ, रामपुर में क्या हुआ? अच्छा रुक जाइए एक सेकंड के शर्मा, चलिए जल्दी से रामपुर आजमगढ़ बताइए, फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है मैडम, चलिए ठीक है। देखिए खतौली जहां ये जो है तमाम पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के घाव को ये लोग जो है कुरेदते रहे, ऐसा झन्नाटेदार जो है वोटों के माध्यम से जनमानस ने इनको जो है झटका दिया, वहां पे बीजेपी हारी। और अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें, एक सेकंड और दे फिर मैं अपनी बात खत्म करूं। भ्रष्टाचार की बात करें, अरे भ्रष्टाचार के मामले में तो खुद बीजेपी कंठ तक डूबी है। इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बताया जो रंगे हाथों लाखों रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए थे पीएम से काम कराने के नाम पर। ऐसी भारत में कोई पार्टी नहीं है जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह के मामलों में पकड़ा गया। दूसरी बात, इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार, उनको तड़ीपार भ्रष्टाचार के मामलों में आप फिर आरजेडी को भूल गई हैं, लग रहा है मैडम आप आरजेडी को भूल गई हैं। आप कह रही हैं कोई पार्टी नहीं, आप आरजेडी को भूल गई हैं। दूसरी बात ये, आप मुझे इस बात की आप ये तो बताते हैं, एक सेकंड रुकिए, आप ये तो बता रही हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए, लेकिन आप ये नहीं बता रही हैं कि उसके बाद बीजेपी ने कार्रवाई की या नहीं की, या बीजेपी आए तौबा कर रही थी। अच्छा एक सेकंड और दे दीजिए। अभी देखिए तेलंगाना में जहां जो है माननीय जी बहुत मुट्ठी भर सभा को संबोधित कर रहे हैं, इससे बड़ी सभा तो सपा के वार्ड अध्यक्ष जो है ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब वहां पर जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है नाहिद जी, हाथों पकड़े गए पेपर लीक। ठीक है नाहिद जी, आप क्या कर रही हैं, बात को कहकर निकल रही हैं, और आपसे जब उस पर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो आप एक नया दावा कर रही हैं, एक नया बयान दे रही हैं, अपने बयानों पर आप जवाब नहीं दे रही हैं नाहिद जी, यही दिक्कत हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले के शर्मा जी, नाहिद लारी खान आपको समझा रही थी कि आपकी जमीन तो पहले से खिसकी हुई है, आप चाहे कितने भी मुद्दे लेकर आ जाइए, चाहे आप भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, चाहे परिवारवाद की बात कर लीजिए, आपकी जमीन खिसक रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से। प्राची जी एक सेकंड और दे दें, आपने बीजेपी से 2 प्रवक्ताओं को बैठाया है और आप नहीं बताएंगी ना नाहिद लारी खान जी। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना आप तमाम लोगों की, मैडम प्लीज इसे सुधार लीजिए। ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप मेरे किसी भी मेहमान पर आकर विशेष टिप्पणी कर देंगी या पर्सनल टिप्पणी कर देंगी। कोई बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मेरी एक सेकंड और बात आप सुन ले फिर आप जवाब। मैडम मैंने पूरा वक्त दिया है आपको नाहिद लारी खान जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, पूरा वक्त दिया है नाहिद लारी खान जी। अब वक्त के शर्मा जी का, उसके बाद संगीत रागी जी। बोलिए के शर्मा जी। प्राची जी के जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब रुकिए एक सेकंड नाहिद जी प्लीज। आश्चर्य हुआ कि सपा में
बात नहीं है। सपा पूरा में पैसा नाही जी, इतने नाही जी, अधकचरे नाही ज्ञान जी। के प्रवक्ता भी आपको हैं। अच्छा नहीं लग रहा था ना जब के शर्मा जी बीच में बोल रहे थे? मैडम प्लीज अब थोड़ा सा आप अपने टाइम पर भी ध्यान रखिए। बोलिए के जी। प्राची जी, मैं आ रही हूँ फिर आपके पास भारती। प्राची जी, मुझे आश्चर्य है कि सपा में ऐसे इतने अधकचरे ज्ञान के प्रवक्ता हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि इनके अभी 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव हुआ है, बुरी तरह चुनाव हार गए वहां पर। 2019 की लोकसभा में आप 80 सीटों में ये मात्र 3 सीट जीत पाए, और अभी अभी जो उपचुनाव हुए हैं, आजमगढ़ जो इनका गढ़ होता था वहां लोकसभा का चुनाव हारे, रामपुर जो आजम खान का क्षेत्र होता था विधानसभा हारे, लोकसभा हारे। यानी ये इनकी हालत है वहां पर, नहीं और जी, ये इतनी प्लीज, बातें बीच में उछल उछल के कर रही है यहाँ पर। नाही जी प्लीज बीच में नहीं, आपको और पसंद नहीं आ रहा था ना नाही जी? इनकी चुनाव में आपको पसंद नहीं जानकारी आ के रहा लिए था मैं नाही इतना जी? आप बता प्लीज दूं। थोड़ा सा आप मेंटेन रखिए। अब जरा जवाब आने दीजिए, फिर बाकी मेहमान है, ऐसे चर्चा खराब हो जाती है। बहाने बोलिए से के शर्मा इसलिए जी। इस तरह से अपमानित करते हैं क्योंकि ये इसके नेता जो है नहीं, माननीय अब बंद अध्यक्ष कराइए अखिलेश इनको ना, के शर्मा कैसे जी, होगा? एक सेकंड, अभी कह रही थी रोजा का नाहिद लारी बहाना खान जी कर रही थी। प्लीज, मैडम मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। जवाब तो आने दीजिए, उसके बाद तो बाकी मेहमानों पर जाऊं। अरे आप- के शर्मा जी। अरे बहन, आप रोजा में हैं, थोड़ा कम बोलेंगे अच्छा लगेगा, और समझदारी से बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं इतना ही बता दूं, इनको आंकड़ा है कि अभी तक 2019 के बाद विधानसभा के और इसके लेके 127 उपचुनाव देश भर में हुए हैं। 127 उपचुनाव में 88 से ऊपर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। अभी पिछले साल ही आप देख लीजिए, 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। अभी इसी 2023 में 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी है, और आप कह रहे हैं कि जमीन खसक गया भाजपा का। उत्तर प्रदेश में 3 सीट आपकी, आप उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर पा रही है, पंजाब जा रही है। अरे पंजाब में तो हम हमेशा से गठबंधन में रहे हैं, खैर उसमें मुझे नहीं जाना, लेकिन मैं भ्रष्टाचार की स्थिति बताना चाहता हूं कि इस जो गए थे जो कोर्ट में, उसमें अखिलेश यादव ने भी साइन किया मैं था। कितनी बार बोलूं ना, इनका जवाब नहीं है कि ये कोर्ट में आज ये जो कोर्ट में मांगने गए थे कि जो है सुप्रीम कोर्ट, हम भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए अलग कानून बनाए। मैं पूछना चाहता हूं, कैसा लोकतंत्र चाहते हैं आप? देश की जनता को इसका जवाब देना होगा प्राची जी, देश की जनता को इस बात का भी जवाब देना होगा। हाँ। जो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार जो है उसके लिए अलग कानून चाहिए इस देश में, ये जनता के प्रश्न होंगे। नहीं तो फिर के शर्मा और जी इसका आप भी जवाब अखिलेश दीजिए कि यादव से आपकी लेके परिभाषा कांग्रेस तक को करप्शन देना। के लिए अलग अलग क्यों हो जाती है? एजेंसियां विपक्षी नेताओं के यहाँ तो हर रोज पहुंच जाती हैं, छापेमारी होती है। आपके नेताओं के घर जिन पर आरोप लगते हैं मैंने तो नहीं देखा। मेघालय में क्या कार्रवाई शुरू हो गई? आप कहते थे ना जिनके साथ गठबंधन में है कि करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। नहीं प्राची जी, अभी तो कर्नाटक में कार्रवाई हुई है, अभी तो कर्नाटक में भाजपा के ही विधायक है ना, कितने दिन हुए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी 2014 से लेके अभी तक 5000 से ज्यादा जो है कार्रवाई हुई है, उसमें कुछ नेता हैं जो जिनकी संख्या सैकड़ों में है, लेकिन बाकी कार्रवाई और क्या हुई है? अधिकारियों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ, कर्मचारियों के यहाँ, ठीक है। जो भी भ्रष्टाचारी हैं, साधना जी, हजारों की संख्या में कार्रवाई, किसके अंदर कार्रवाई नहीं हो रही? जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है या साधना उसके जी आप लोग दायरे सुप्रीम है, कोर्ट वो को गए, निश्चित एक रूप से सेकंड, पकड़ा जा रहा है। एक सेकंड, आप लोग किसी सुप्रीम पर कोर्ट भी कार्रवाई नहीं रुकी गए, है। लेकिन अगर इतना ही आपके आरोपों में दम होता तो सुप्रीम कोर्ट कुछ तो राहत आप लोगों को देता। याचिका खारिज हो गई, कह दिया गया कि नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते इस देश में। देखिए, मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, अभी सपा की प्रवक्ता बैठी हुई हैं आदरणीय, तो नाहिद जी ने भी यही वाली बात रखी, और मैं आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि हम जो बातें हैं वो रखें, तो हम तो रख रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता के शर्मा जी का रवैया देखिए कि जब ओबीसी की बात हुई तो कहती है चलिए चलिए निकलिए आगे बढ़िए। ये इनका फॉर्मूला है कि चुनाव आते ही ओबीसी ओबीसी चिल्लाते हैं, अपने आप को ओबीसी बताते हैं। और जो राहुल गांधी जी ने मोदी को, ललित मोदी को, नीरव मोदी जैसे महाचोरों को चोर कह दिया तो इन्हें बुरा लग गया, जबकि मोदी जो सरने में ये ओबीसी में आता ही नहीं। और इनके जेपी नड्डा जी कह रहे हैं जी ओबीसी को चोर कह दिया, ओबीसी को। अरे आप ओबीसी को भ्रमित और अपमानित क्यों कर रहे हैं? क्यों अगड़े पिछड़े की लड़ाई? शर्मा भी माफी मांगी
और ओबीसी की जातिगत जनगणना कब कराएंगे ये बताएं। नहीं कराना चाहते तो 2011 में जो कांग्रेस ने कराई उसके आप आंकड़े रख दीजिए, ये तो सीधी बात है ना। तो जिसकी जितनी संख्या आंकड़े पिछड़े सभी को दे दीजिए उसी हिसाब से हिस्सेदारी। ये नहीं करना चाहते तो ये सामंती सोच के शर्मा जी ये चलिए चलिए की परपाटी छोड़िए और कुछ करिए करिए की परपाटी अपनाइए। के शर्मा जी आप करिए ये करिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी पे लास्ट आपने कब पूछताछ की थी सीबीआई से? 27 नवंबर 2014 को हुई। उसके बाद क्यों नहीं की? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री बन गए। आप तो गंगा मैया बन जाते हैं ना, इसीलिए आप धुल गए और आप दोना पत्तल की तरह उपयोग करते हैं ओबीसी समाज का। तो मैंने तो खुले उस पर लीगल नोटिस भेजा और आगे कानूनी कार्रवाई करूंगी जेपी नड्डा पे। नहीं तो इंडिया टीवी के माध्यम से कहती हूँ जितना भाजपा ओबीसी सांसद है। ठीक है साधना जी, आपने अपनी बात रख ली। अब जरा मुद्दे पर लौट कर आ जाते हैं। आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, जिस परिवारवाद की बात कर रही हैं, आपने हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया। एक सेकंड रुक जाइए ना मैडम। हिमंता आपकी पार्टी में थे ना जब बीजेपी चीख कर कहती थी, या जिस भी नेता के बारे में जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि जब वो बीजेपी में चले गए तो दाग धुल गए, उस वक्त तो आप नहीं मानते थे ये बातें। आपने क्या निकाल के बाहर कर दिया था उन नेताओं को? आज वो आपको दागी नजर आते हैं चूंकि बीजेपी में चले गए। नहीं, हम तो क्या आज भी हम अपराधी थोड़ी ना बता रहे हैं। मैंने तो दोषी बंगारू लक्ष्मण जी को कहा जिनको कोर्ट ने दोषी साबित किया। हम तो कह रहे हैं अगर आरोप भी है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपकी पार्टी में आ गए। नहीं तो इतनी मुखरता से तब भी कहते ना मैडम, सुनिए, इतनी मुखरता से तब भी कहते हैं। अब ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो आप कहती हैं, अरे रुकिए ना एक सेकंड, तो आप कहती हैं, अरे रुकिए मैडम रुकिए, सवाल तो सुनिए ना, सवाल सुनेंगी तब तो ना जवाब देंगी। हाँ, बोलिए, जब कार्रवाई करने लगती है ईडी सीबीआई तो फिर आप कहती हैं तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो अन्याय है, तो अत्याचार है। तो कैसे पता चलेगा कि आरोप सच है या झूठ? अरे भाई ईडी सीबीआई तब कार्रवाई करती है जो विपक्ष में होते हैं, जो इनकी पार्टी में चले जाते हैं उन पे क्यों नहीं कार्रवाई करती है? तो सीधा सा सवाल है ना। अभी आपने एक सवाल कहा था, अंतिम में वो बात करूंगी कि मात्र सत्ता में आना वो है क्या? मात्र सत्ता में आना भाजपा का ध्येय आदरणीय प्राची जी। चाहे वो लोकतंत्र के माध्यम से जीते तो ठीक, नहीं तो खरीद फरोख्त करके विधायकों को लूटतंत्र बनाएंगे लोकतंत्र को। तो ये गॉडसेवादी है और ये गांधीवादी जो है, गांधीवादी। मुझे लगता है साधना भारती जी आप सारे मुद्दे अभी यहाँ लेकर आई हैं और आपको लग रहा है कि एक ही चर्चा में आप सारे मुद्दे बोल देंगी। मैडम इससे जो मेन विषय है ना वो छूट जाएगा, मेन विषय है वो छूट जाएगा। इतनी चिंता है, सरकार इतनी खराब है तो उतरिए ना जमीन पर। कितने आपने मोर्चे खोल दिए महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ? बताइए मुझे, कितनी बार आप जमीन पर उतरी? कितनी बार आपने जमीन पर उतरकर जनता के साथ आप खड़ी हो गई? बताइए। मैडम सुनोगी? अरे मैडम धरना प्रदर्शन कर रहे हूँ आपको, और आके देखिए अभियान चलाया, ओबीसी का भी चलता है। ठीक है संगीत रागी जी, जो बात साधना भारती जी कह रही हैं, अच्छा सुन एक सेकंड अपनी बात पूरी कर लूं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं बात पूरी कर लूं। बोलिए। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनती हैं कि वो शूर्पणखा जैसी दिखती हैं। तो ये भाजपा ने ठेका ले लिया है क्या महिलाओं के अपमान का, ओबीसी के अपमान का? साधना भारती जी महिलाओं पर भी आज ही चर्चा कर लें। रुकिए एक सेकंड, महिलाओं पर भी आज ही चर्चा कर लें, ओबीसी पर भी आज ही चर्चा कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर आप चर्चा मत करिएगा। अरे कैसे ऐसे होती है क्या चर्चा साधना भारती जी? ऐसे होती है क्या चर्चा? एक दिन में सारे विषयों पर चर्चा नहीं होती है। फिर तो आप चाहती हैं कि सतही से निकल जाए, किसी भी चीज का जवाब ना आए। अब रुकिए मैडम, 10 सेकंड हो गए आपके। प्रोफेसर संगीत रागी जी हो गए आपके 10 सेकंड। सवाल आ गए, जवाब चाहिए। संगीत रागी जी देखिए प्राची, दिग्विजय सिंह जी जो राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार माने जाते थे, उन्होंने ही शब्द का प्रयोग किया था ना, टंच शब्द का, महिलाओं के खिलाफ टंच शब्द का प्रयोग किया था। राहुल गांधी खुद जो है वो सेक्स स्कैंडल उनके खिलाफ चला था और सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें खत्म हुई थी। तब जाकर के किसी ने सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास व्यक्त नहीं किया था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था, जबकि मीडिया में भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया में राहुल गांधी के खिलाफ सेक्स स्कैंडल का मामला उठा था, लेकिन किसी ने इसको राजनीतिक तूल नहीं दिया। तीसरी बात देखिए, आप ओबीसी की बात करते हैं, नेहरू के समय ही काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई हुई थी, लगा देते नेहरू, श्रीमती गांधी लगा देती, मंडल कमीशन का आया था, श्रीमती गांधी लगा देती, किसी ने नहीं लगाया था। आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाने वालों में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी थी, और जितने भी सामंतवादी थे, जितने भी प्रिंसली स्टेट के लोग थे, वो सारे के सारे तो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे। एक मैंने बीच में नहीं बोला था, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जहां तक ओबीसी का बात है, राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए शब्द का प्रयोग करना चाहती है, मुझे लगता है आप मुद्दों पर नहीं रहना चाहती है। सियासत का मंच नहीं है मैडम, मैं याद दिला दूं आपको, ये मंच जवाब देने का है।
प्रश्नों के जवाब देने हैं, यहाँ पर सियासत नहीं करनी है। संगीत रागी जी की आवाज आए, बस आवाज थोड़ा कम करिए, बोलिए। देखिए मोदी, चूंकि उन्होंने, राहुल गांधी ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी इस सब तक सीमित रहते तो मुझे नहीं लगता था कि कोई भी उनको कोर्ट में घिसटता। लेकिन उन्होंने जो है वो पूरी मोदी कम्युनिटी को ये किया था, इसलिए लोग कोर्ट में उनको घसीट करके ले गए, क्योंकि आप पूरी कम्युनिटी को आप बदनाम कर रहे थे कि वो पूरा चोर है, इसलिए वो गए थे। इसलिए आपके जो दर्शक है उनको बहुत अच्छी तरह जान लेने चाहिए कि ये कैंपेन नहीं चलेगा। तीसरी बात, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी जीरो है कि जनता इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगा था कि राहुल गांधी का बेल नहीं ले करके और जो है वो एक नया मूवमेंट खड़ा कर देंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन 10 दिन में उनको पता लग गया कि हमारी जमीनी औकात क्या है। अरे 54 सांसद जो आपके हैं उसमें से 31 सांसद तो पंजाब और केरला से हैं, जहां आप आज के दिन में आप जीरो बटा सन्नाटा आपको सीट मिलने वाली है। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी तो आज भी है, आप 25 सीट भी ले आकर के लोकसभा में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे? आप अपने वरिष्ठ नेताओं से पूछिए, व्यक्तिगत बातचीत में वो कहते हैं हम 2024 के लिए आए ही नहीं, हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की जमीनी सच्चाई आज के दिन में यही है कि वो उनकी हालत क्षेत्रीय पार्टी जैसे है। बिहार में विधान परिषद में कोई भी दल इनका सहयोगी एक सीट भी देने के लिए नहीं तैयार हुआ, और ये कुछ भी इनकी हैसियत नहीं है कि उनके सामने आकर के खड़े हो। ममता बनर्जी इनको सीट देने जा रही क्या? ममता बनर्जी इनको नेता मानने जा रही हैं क्या? शरद पवार इनको नेता मानने जा रहे हैं क्या? अखिलेश यादव इनको नेता मानने जा रहे हैं? और क्यों नेता मानेंगे? राहुल गांधी में कौन सा ऐसा अक्ल है जिसके आधार पर इस देश के बड़े बड़े नेता जो हैं वो इनको नेता मान लें? और ये तो एक चोरों की बारात है जिसको कहते हैं, जिसका नेतृत्व लोग कर रहे हैं। मैं कल भी कहा था कि रावण के 10 सिर होते थे लेकिन एक ही सर बोलता था। यहाँ 16 सिर हैं रावण के, और लेकिन इस बार ऐसा रावण है जो 16 मुंह से बोलता है। ऐसी स्थिति में 2024 में कहां से चुनाव लड़ पाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? प्राची जी देखिए, मैं जो कह रही थी कि बीजेपी की धरती खिसक चुकी है, तो धरती तो खिसक चुकी है। अनेकों स्टेट से जहां बीजेपी जीरो है, अनिल बटा सन्नाटा है, या बीजेपी की धरती खिसक चुकी है। बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, पंजाब, तमाम स्टेट से। अभी देखिए दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जो है वहां जनमानस ने देखिए इस तरह से बिहेव मत करिए, थोड़ा बोलने दीजिए। नहीं जो है एमसीडी चुनाव में बगैर नॉलेज की कैसे बोल रही है? बंगाल में लोकसभा सीट जीते, एमसीडी चुनाव में, मेयर चुनाव में दिल्ली में बैठाए हुए प्राची जी? किस किस्म के प्रवक्ता को आपने बैठा रखा है? इनसे बेहतर तो वो जो दूसरे प्रवक्ता आपको जानकारी ठीक है, आप सब एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी जरूर करने लग जाते हैं। खैर ठीक है नाहिद लारी जी, मेरे पास समय यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।